लैंडिंग रेट समझ आ गया था? हम्म। आप तीनों आए थे कल? आए थे? बताना मेरे को, MCLR क्या होता है? MCLR। हम्म। बेस रेट बताओ, बेस रेट। बेस रेट क्या होता है? दीक्षा आप बताओ, होता क्या है बेस रेट? कौन सा रेट है ये? बोलो। आप बताओ रेनू। हम्म। हम्म। हाँ हाँ, प्रॉफिट मार्जिन। हम्म। एक्सपेंसेस को देख के और CRR। ठीक है, बहुत है, इतना काफ़ी है। आप तो पारुल, ये कॉस्ट ऑफ फंड्स क्या होते हैं? कॉस्ट ऑफ फंड्स का क्या मतलब है? कौन सा खर्चा? हम्म। क्या खर्चा आता है उधर? इंटरेस्ट पे करता है ना यार। तो आप घबरा क्यों रहे हो, बताओ ना फिर। अच्छा, तो MCLR में हमने क्या चेंज किया, कौन बताएगा? किसको ये कंसेप्ट बताना आता है अच्छे से? खुद हाथ खड़ा कर सकता है कोई कि मैं बता सकता हूँ भाई, अच्छे से समझा सकता हूँ? देखना, ये आपके कॉन्फिडेंस की हालत है। हाँ। रिफंड? रिफंड कैसे मतलब? आप बताओ। हाँ हाँ। हाँ। हम्म। अच्छा मेरे को बताओ, ये जो भी रेट्स हैं, MCLR है, बेस रेट है, या फिर एक्सटर्नल बेंचमार्किंग है, ये सब क्यों चेंज कर रही है RBI? मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है ना? कि जो मॉनेटरी पॉलिसी में चीजें हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, क्या वो ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसको चेक करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए ये रेट्स को अलग अलग हमें रखने पड़ रहे हैं, पहले बेस रेट, फिर MCLR, और फिर एक्सटर्नल बेंचमार्किंग। चलो, इतना ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देंगे अब आपको। उसके बाद देखो, एक एक्ट है हमारे पास, सरफेजी एक्ट। 2002 में आया था। कब आया था? 2002 में। क्या फुल फॉर्म है इसकी? सिक्योरिटाइजेशन, सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, फाइनेंशियल एसेट्स एंड इन्फोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। क्या फुल फॉर्म है?
सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट ऑफ 2002। ये जितनी बड़ी फुल फॉर्म है, जितना बड़ा एक्ट है, उतना ही सिंपल है ये। ठीक है, क्या है इस एक्ट में? देखो, बैंक से कोई इंसान लोन लेगा, ठीक है, तो बैंक में कुछ तो वो कोलेटरल रखेगा जिसके बेसिस पे उसको लोन दिया जाएगा। ठीक है ना, कोई अपना घर गिरवी रखेगा, जमीन रखेगा, कुछ तो रखेगा ना, जिसके बेसिस पे लोन दिया जाएगा। ऐसे बिना कोलेटरल के भी दिए जाते हैं, पर वो गवर्नमेंट स्कीम्स के अंतर्गत दिए जाते हैं। नॉर्मल अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो बैंक आपको लोन देता है? नहीं देता, आपसे कुछ मांगता है वो, है ना, कि भाई कुछ तो आप हमें दो कोलेटरल, कि अगर आप लोन नहीं दे पाए वापस तो हम वो चीज को रख लेंगे अपने पास। ठीक है ना। अब 2002 से पहले क्या होता था कि अगर बैंक को किसी ने लोन वापस नहीं दिया तो बैंक डायरेक्टली उसकी प्रॉपर्टी को जब्त नहीं कर सकते थे जो उसने कोलेटरल रखी है। बैंक को कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी। क्या करना पड़ता था? कोर्ट से परमिशन लेनी पड़ती थी कि भाई इस बंदे ने हमें लोन वापस नहीं दिया, ठीक है, ये डिफॉल्टर हो गया है, तो अब हम इसकी प्रॉपर्टी जब्त करें। अगर कोर्ट परमिशन देगा तो ही आप उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर सकते हो, उधर से पैसा निकाल सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ये बड़ी प्रॉब्लम थी फिर, है ना। कोर्ट नॉर्मल केसेस में परमिशन देगा नहीं। कोर्ट में, जब कोर्ट में तो केस चलेगा, है ना, दोनों तरफ से केस चलेगा, ठीक है, वो अपनी कंडीशन बताएंगे कि हम दे देंगे लोन, ये वो, तो लंबा हो जाएगा काम। तो इसमें नुकसान किसका? बैंक का। ठीक है, तो 2002 में एक एक्ट पास किया गया, सरफेजी एक्ट, और इसमें प्रोविजंस डाली गई कि भाई अगर कोई इंसान बैंक का लोन नहीं दे रहा है और उसने अपना कोई कोलेटरल रखा है तो बैंक बिना कोर्ट की परमिशन के उस कोलेटरल को ले सकता है उससे। समझ गए? बस इतना सही है एक्ट। क्या? हाँ, वो सब प्रोविजंस हैं, ऐसा नहीं है कि आज आपने एक किस्त नहीं दी दूसरे दिन आपके घर पहुंच जाएंगे, ऐसा थोड़ी करता है बैंक। ठीक है, जब आप बिल्कुल ही नहीं दे रहे हो, जब आप एनपीए हो गए हो, समझ रहे हो, इसमें भी इसमें क्राइटेरिया होता है कि आप एनपीए कब होते हो। एक एक किस्त नहीं देके, दो किस्त नहीं देके नहीं कोई एनपीए हो जाता। ठीक है, जब आप दे ही नहीं रहे किस्तें लगातार 6 महीने तक, आपने कोई किस्त नहीं दी, आप बैंक वालों की कॉल का रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, बैंक में आ भी नहीं रहे, मिल भी नहीं रहे उन लोगों से, उनको कोई आप आश्वासन भी नहीं दे रहे कि भाई हम आपको पैसे वापस देंगे, उस केस में फिर बैंक ये काम करता है। ठीक है, तो लिखो इसमें, सरफेसी एक्ट में लिखो, इट इज एन एक्ट it is an act for which it is an act which for the first time it is an act which for the first time empower the banks क्या लिखा? empower the banks to recover their bad loans, to recover their bad loans by selling the assets of the defaulter, by selling the assets of the defaulter, like building, factories, etc., like buildings, factories, etc., without prior permission of the court. Defaulter, like buildings, factories, etc., without prior permission of the court. Full stop. It was a landmark legislation. It was a it was a landmark legislation for banking sector because it enables banks
because it enable banks to reduce their NPAs by adopting measures of reconstruction. हाँ, measures of reconstruction. ठीक है, अब ये एनपीए क्या होता है? हाँ, हाँ, एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग किसको पता है एनपीए क्या होता है? एनपीए होता क्या है ये? हम्म, देखो, बैंक जब लोन देता है, जो भी बैंक्स ने लोन दिया होता है वो बैंक का क्या होता है? एसेट होता है, लाइबिलिटी होती है? एसेट होता है ना। क्यों होता है वो एसेट? क्योंकि उस उससे उनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है ना। तो कमाई होती है उससे, जिस जिन चीजों से हमारी कमाई होती है वो हमारे क्या होते हैं? एसेट्स होते हैं। ठीक है। अब बैंक का ऐसा एसेट जो परफॉर्म नहीं कर रहा उसको क्या बोलेंगे? तो बैंक का कौन सा एसेट परफॉर्म नहीं कर रहा होगा? जो लोन दिया है उस पे इंटरेस्ट वापस नहीं आ रहा, तो वो एसेट कैसा होगा? नॉन परफॉर्मिंग एसेट होगा। ठीक है। तो इसके लिए क्राइटेरिया क्या है? जब आप लगातार 3 महीने तक बैंक को अपनी किस्त वापस नहीं देते हो तो आप क्या बन जाते हो? एनपीए बन जाते हो। क्या बन जाते हो? एनपीए बन जाते हो। जब 90 डेज के लिए आप क्या कर रहे हो? इंस्टॉलमेंट्स नहीं दे रहे। ठीक है। तो क्या बन जाएगा? एनपीए बन जाएगा। ठीक है। सबसे पहले एनपीए बनता है, एनपीए के बाद क्या बनता है फिर? अगर 12 महीने तक ऐसे ही चलता रहा तो उसको क्या बोलेंगे? सब स्टैंडर्ड एसेट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सब स्टैंडर्ड एसेट। और अगले 12 महीने तक अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या बनेगा? डाउटफुल एसेट। ठीक है। और अगर उसके बाद भी ऐसे ही चलता रहा तो फिर लॉस्ट एसेट, मतलब अब उधर से रिकवरी का कोई उम्मीद नहीं है। हाँ, नहीं नहीं, लीगल प्रोसीजर तो एनपीए के बाद शुरू हो जाता है। हाँ, उसके बाद वो स्टार्ट कर देते हैं उनको फोन कॉल्स करना। 3 महीने तक आपको कुछ नहीं बोलेंगे। 3 महीने तक अगर आपने अपनी किस्त वापस नहीं दी तो आपको बैंक से हो सकता है फोन भी ना आए। पर 3 महीने के बाद फिर आप उनके रडार में आ, फिर वो एनपीए वाली कैटेगरी में डाल देते हैं। तो एनपीए वाली कैटेगरी में जो जो लोग जाते हैं फिर उनको फोन कॉल्स जाएंगे। फिर धीरे धीरे वो कोशिश करते हैं कि सब स्टैंडर्ड एसेट ना बने। ठीक है। फिर डाउटफुल एसेट, फिर ऐसे ऐसे, फिर बाद में अगर एनपीए नहीं वापस आता है तो उसको राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है। राइट ऑफ किसको बोलते हैं? राइट ऑफ टर्म सुनिए कभी? राइट ऑफ मतलब अपनी बैलेंस शीट से उसको हटा देते हैं। क्योंकि एंड में बैंक को क्या करना होता है? अपनी बैलेंस शीट को मेंटेन करना होता है। एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटीज होनी चाहिए एंड में। तो अब यहां पे तो नहीं होगा, क्योंकि भाई वापस ही नहीं आया ये लोन। ठीक है। तो इसको क्या कर देंगे? इसको इसको वहां से, इसको एसेट से ही हटा देंगे कि ये पैसा था ही नहीं, भूल जाएंगे इसको। तो उसको बोलते हैं राइट ऑफ करना। तो बैंक जब लास्ट में अपना फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उस टाइम पे बहुत सारे राइट ऑफ्स करता है। जो लोन उसको वापस मिलने ही नहीं है, अब जिनका चांस नहीं है वापस मिलने का, उनको राइट ऑफ कर देता है वो। ठीक है। समझ गए? तो ये कैटेगरीज कैसे होती हैं? पहले एनपीए, उसके बाद सब स्टैंडर्ड, उसके बाद डाउटफुल, और उसके बाद लॉस्ट। ठीक है। ये 12 मंथ्स, यहाँ पे भी 12 मंथ। समझ में आया? कमल, समझ में आ रहा है? अच्छा, सिबिल के बारे में पता है सबको?
हाँ, ये है क्या सिबिल? हम्म। हाँ, क्रेडिट स्कोर होता है ये। इसका क्या करते हैं क्रेडिट स्कोर का? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका क्रेडिट स्कोर बनाती है, और किसके बेसिस पे बनाती है कि आप अपनी लोन्स की रीपेमेंट कितना टाइमली करते हो। तो जितना टाइमली आप अपने लोन की रीपेमेंट करते होंगे उतना आपका सिबिल स्कोर क्या होगा? अच्छा होगा। अब ये सिबिल जो ऑर्गेनाइजेशन है, आपका सिबिल स्कोर सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ शेयर करता है। ठीक है। तो जब भी आप बैंक में लोन लेने जाओगे तो आपका सबसे पहले क्या चेक किया जाएगा? सिबिल स्कोर की उनको पता चल जाएगा कि आप पुराने लोन्स आपने कितने टाइम पे दिए हैं, तो अगला भी उतने टाइम पे दोगे। समझ रहे हो? आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स के बारे में पता चलेगा उनको। हाँ, आसानी से लोन मिलेगा। अगर आपने पहले ही डिफॉल्ट कर रखे हैं तो आपको सिबिल स्कोर में दिख जाएगा वो, तो आपको फिर लोन नहीं मिलेगा अगला। ठीक है, समझ गए? सिबिल भी लिख लो। फुल फॉर्म क्या है इसकी? क्रेडिट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड। कब बनी थी ये? अगस्त 2000 में। इंडिया की पहली क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है ये। इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। लिखो इसमें, इट कलेक्ट्स एंड मेंटेन्स रिकॉर्ड्स। इट कलेक्ट्स एंड मेंटेन records of an individual's payments pertaining to the loans and credit card. Pertaining to the loans and credit card. Pertaining pertaining to the loans and credit cards. Full stop. These records are submitted to CIBIL. These records are submitted to CIBIL by member banks, and credit institutions on a monthly basis. On a monthly basis. Next one में लिखो, this information is used to create this information is used to create credit scores used to create credit scores which are provided to credit institutions which are provided to credit institutions in order to help comma evaluate and approve loan applications and approve loan applications. कितने से कितने तक होता है ये क्रेडिट स्कोर आपका? हाँ, चेक करना अपना अपना गूगल पे 300 से लेके 900 तक होता है। ठीक है, ठीक है, 300 से लेके 900 तक होता है। अपना अपना चेक करो कितना क्रेडिट स्कोर है आपका।
हाँ, उसका भी होगा। गूगल पे खोलो अपना, चेक सिबिल स्कोर फॉर फ्री होगा इधर लिखा हुआ। आपने नहीं लगाया हुआ? मेरा 666 है। अगर 790 से ऊपर हो तो एक्सीलेंट होता है। ठीक है, 790 से ऊपर एक्सीलेंट, 771 से लेके 790 के बीच में हो तो गुड होता है। ठीक है, उसके बाद 731 से 770 के बीच में हो, 731 से लेके और 7, तो एवरेज होता है। फेयर होता है यार। बैंक में अकाउंट तो है ना आपका? अच्छा, फिर 681 से 730 के बीच में हो तो एवरेज, और 681 से नीचे हो तो नीड्स हेल्प। ठीक है, मेरा नीड्स हेल्प में ही है। ठीक है, विजय माल्या का होगा 400-500। उसके बाद इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड ऑफ 2016। इसमें आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, पर थोड़ा थोड़ा पढ़ लो। पहले मेरे को बताओ, इंसॉल्वेंसी क्या होती है और बैंक्रप्सी क्या होती है? हम्म, क्या होता है दिवाली इनमें से, दोनों में से? बैंक्रप्सी। हाँ, इंसॉल्व बैंक्रप्सी क्या होती है? नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, लोन से पैसा नहीं मिल रहा। देखो, इंसॉल्वेंसी का क्या मतलब है? इंसॉल्वेंसी ऐसी टर्म है कि भाई बंदा पैसा नहीं वापस दे रहा, बंदा या कंपनी पैसा वापस नहीं दे रहा। ठीक है, उसको इंसॉल्वेंट बोलेंगे, दे नहीं सकता, उसकी कंडीशन नहीं है वैसी कि वो पैसा वापस दे सकता है। बैंकरप्सी एक लीगल स्टेटस है। ठीक है, जब कोर्ट से पता चल गया कि ये बंदा बैंकरप्ट हो गया है। हाँ, नहीं नहीं, लोन नहीं मिलेगा, और साथ में फिर लोन वापस लेने के जो उसने पैसा लिया है उसको किसी तरीके से तो वापस लेना ना। तो उसको प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा, वो सब जब उसको बैंकरप्ट साबित हो जाएगा उसके बाद किया जाएगा वो। ठीक है, तो इंसॉल्वेंट तो क्या है? इंसॉल्वेंट का तो मतलब है कि भाई ऐसी सिचुएशन जहां पे कंपनी या फिर इंडिविजुअल्स पैसा वापस नहीं दे रहे बैंक का। और बैंकरप्सी वो लीगल स्टेटस है जहां पे ये पता चलता है कि ये इंसान के पास पैसा है ही नहीं अब देने को। जब कोर्ट ये डिक्लेयर कर देता है कि इसके पास नहीं है पैसा वापस देने को कहीं पे भी। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं बैंकरप्सी। अब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड में क्या किया गया कि जो भी लोग इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, बैंकरप्ट हो रहे हैं, या कंपनीज हो रही हैं, बेसिकली क्या है, इकोनॉमी का नुकसान ही है ये। ठीक है, कि लोग नहीं काम कर रहे, जिस काम के लिए उन्होंने लोन लिया था वो काम नहीं चल पाया उनका, तो उनको रीस्ट्रक्चर करने के लिए। ठीक है, कि किसी तरीके से, देखो बैंक का फायदा तो इसी में है कि भाई उसका काम चले और वो पैसा वापस दे। ठीक है, बैंक तो चाहता है कि आपका काम चले। ठीक है, और गवर्नमेंट भी चाहती है कि आपका काम चले।
तो वो काम कैसे चले, उसमें कैसे कैसे उसको जो है पैसा वापस लिया जाए बैंक में, वो प्रोसेस जो है हमने इस कोड में डिफाइन किया है। कि कोई इंसान अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है, बैंकरप्ट हो जाता है, तो फिर किन किन तरीकों से वो पैसा चुका सकता है बैंक का। ठीक है, तो वो प्रोसेस पैसा चुकाने का जो है वो कैसे कैसे होगा, वो इस कोड में हमने बताया हुआ है। ठीक है, तो इसके इसमें अलग अलग कंपनीज बनाई हुई हैं पैसा वापस लेने के लिए। जैसे इंडिविजुअल्स के लिए अलग कंपनीज बनाई गई हैं, कॉरपोरेट सेक्टर के लिए अलग से कंपनीज बनाई गई हैं। ठीक है, तो इसमें लिखो, इट इज अ लेजिस्लेशन इनेक्टेड इन 2016। इट इज अ legislation enacted in 2016 based on T.K. Vishwanathan committee report. Based on T.K. Vishwanathan कमेटी रिपोर्ट। तो इस रिपोर्ट के बेसिस पे हमने ये लॉ बनाया था। इसमें लिखो, it it established it established streamlined and expedited EXPEDITED and expedited insolvency procedure insolvency procedure insolvency procedure to assist creditors। creditors कौन होते हैं? to assist creditors to assist the creditors such as banks such as banks in recovering loans in recovering loans which are a significant burden on the economy, which are a significant burden on the economy, significant burden on the economy. This is also called as the exit law of the country। क्या बोलते हैं इसको? एग्जिट लॉ भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो नोन एज एग्जिट लॉ ऑफ द कंट्री। उसके बाद लिखना नेक्स्ट पैराग्राफ में, इंसॉल्वेंसी रेफर्स टू अ सिचुएशन, इंसॉल्वेंसी refers to a situation where individuals or companies where individuals or companies refers to a situation where individuals or companies cannot repay their outstanding debt obligations, cannot repay their outstanding debt DEBT obligations। ठीक है, समझ आया क्या लिखा है? ठीक है, इंसॉल्वेंसी वो सिचुएशन है जहां पे इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी जो उनकी डेट ऑब्लिगेशन मतलब लोन, अपने लोन को वापस नहीं कर पा रहे हैं, इस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे? इंसॉल्वेंसी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखो, बैंकरप्सी रेफर्स टू अ लीगल स्टेटस, बैंकरप्सी
refers to a legal status declared by the court. Bankruptcy refers to a legal status declared by the court for a person or company, that is insolvent. That is insolvent. ठीक है, तो दोनों एक ही चीजें हैं, बट बैंकरप्ट हम तब बोलेंगे जब कोर्ट उसको डिक्लेयर करेगा। ठीक है, समझ गए? ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, लिखो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईबीसी। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईबीसी, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? फर्स्ट लिखो, टू रिवाइव द कंपनी इन अ टाइम बाउंड मैनर। टू रिवाइव द कंपनी इन अ टाइम बाउंड मैनर। और दूसरा लिखो, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, टाइम बाउंड मैनर। दूसरा लिखो, टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप। उसके बाद लिखो एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज। कौन कौन सी अथॉरिटीज को इन्होंने पावर दी है इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी को फाइनलाइज करने के लिए? ठीक है, तो लिखो कंपनीज के लिए इन्होंने बनाया है एनसीएलटी, फॉर कंपनीज एनसीएलटी, और फॉर इंडिविजुअल्स डीआरटी। ठीक है, एनसीएलटी क्या है? नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और डीआरटी क्या है? डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल और डेट रेजोल्यूशन ट्राइब्यूनल। ट्राइब्यूनल्स होते क्या हैं? ट्राइब्यूनल्स वो जुडिशियल मतलब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कोर्ट से अलग रह के काम करते हैं। ठीक है, कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए हमने ट्राइब्यूनल्स बनाए हैं कि भाई सारे ही केस कोर्ट में जाएंगे तो कोर्ट में ज़्यादा केसेस हो जाएंगे, इसलिए अलग अलग मसलों में हमने स्पेशलाइज्ड जुडिशियल बॉडीज बनाई हुई हैं। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? ट्राइब्यूनल्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे एनवायरनमेंट के लिए एनजीटी बनाया है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव मसलों के लिए कैट बनाया है। तो ये अलग अलग ट्राइब्यूनल्स अलग अलग चीज़ों को देखते हैं। वैसे ही हमने ये आईबीसी के अंडर भी दो ट्राइब्यूनल्स बनाए हैं। कौन कौन सा? एक तो एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल, और दूसरा डेट रेजोल्यूशन ट्राइब्यूनल। एक का क्या काम है? कंपनीज को इंसॉल्वेंसी प्रोसेस को कैरी फॉरवर्ड करना, और दूसरे का क्या काम है? इंडिविजुअल्स का अगर इंसॉल्वेंसी का प्रोसेस है उसको फाइनलाइज करना, उसको जल्दी करना। ठीक है, डीआरटी। देखो क्या करेंगे कि उसका पूरा प्रोसेस होता है एक इंसॉल्वेंसी। सबसे पहले उसका एक रेजोल्यूशन लाया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या देखा जाएगा कि अब इन लोगों ने जो भी इंसॉल्वेंट हो गई है, कंपनी हुई है या फिर इंडिविजुअल हुआ है, किन किन लोगों का पैसा देना है। ठीक है, फिर वहां पे जो भी क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने इनको पैसा दिया था उनकी लिस्ट बनाई जाएगी कि इन इन लोगों का इन्होंने पैसा लिया है मार्केट से, इन इन लोगों का पैसा वापस देना है। तो फिर इनका जो भी एसेट्स हैं उनको क्या किया जाएगा? उनको डिसॉल्व किया, उनको बेचा जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके। और फिर सबसे पहले जो उनके शेयर होल्डर्स होंगे उनको पैसा मिलेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे करके जो पहले तो डेट होल्डर्स को पैसा मिलेगा जिन्होंने पैसा दिया है। ठीक है, शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में पैसा मिलता है। ठीक है, तो उसकी लिस्ट बनाएंगे, किस प्रायोरिटी में रखेंगे कि किसको पहले पैसे देना है, किसको बाद में पैसा देना है। तो जितना पैसा आएगा उसको ऐसे बांटा जाएगा। ठीक है, जितनी रिकवरी कर पाएंगे उतनी रिकवरी की जाएगी। ठीक है, इतना सही काफी है आपका इसके लिए। एनसीएलटी, बेसल नॉर्म्स हम कर नहीं रहे हैं। बेसल नॉर्म्स आपको पूछे नहीं जाएंगे, ऐसे थोड़ा थोड़ा बताता हूँ। बेसल नॉर्म्स क्या हैं कि
एक इंटरनेशनल बैंक था जर्मनी में, हर्स्टेड बैंक। तो एक बार क्या हुआ कि वो बैंक फेल कर गया अचानक से। ठीक है, पैसा डूब गया उस वहाँ पे, जितने कंट्रीज का बड़े बड़े लोगों ने पैसा लगाया था वो डूब गया। तो अब जो G7 कंट्रीज थी उनको लगा कि नहीं यार, ऐसे तो कोई भी बैंक फेल कर जाएगा और लोगों का पैसा डूब जाएगा, तो हमें कुछ रेगुलेशंस बनाने चाहिए, कुछ रूल्स बनाने चाहिए जो सब बैंक्स फॉलो करें, ताकि एकदम से ना डूब जाएं। ठीक है, तो इसके लिए बेसल नॉर्म्स बनाए गए। तो बेसल नॉर्म्स में बेसिकली कुछ ऐसी चीजें बताई गई हैं कि भाई आपको किन किन चीजों का बैंकिंग में ध्यान रखना है बैंकों के लिए। ठीक है, कि जैसे उसमें कुछ कुछ रेशो, जैसे कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है, लेवरेज रेशो है, कि आपको शॉर्ट टर्म में इतनी कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, लॉन्ग टर्म में इतनी कैपिटल आपके पास होनी चाहिए, आपके स्ट्रेस्ड एसेट्स इतने होने चाहिए, लिक्विड एसेट्स इतने होने चाहिए। वो चीज़ें उसमें बताई गई हैं। ठीक है, आपसे नहीं पूछा जाएगा इसलिए मैं पढ़ा नहीं रहा। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे, हाँ, मनी सप्लाई एंड मॉनेटरी एग्रीगेट्स कर लेंगे, कल करेंगे। ठीक है, M1 M2 M3 M4 जो होते हैं मनी सप्लाई और मॉनेटरी एग्रीगेट्स, ठीक है, कल करेंगे वो।